हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके रेलवे एग्जाम से। रेलवे के जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं उनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं साइंस के, वो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं हमने हमारी इस बुक जिसका नाम है रेलवे सामान्य अध्ययन। इसके अंदर लगभग आपको 7100 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, तो आप इस बुक को ज़रूर लें, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब चैप्टर वाइज दिए गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आपको इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे, और इसके साथ साथ ये बुक दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। आपका जो भी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है उसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, अब कई जैसे कि जल में रहने वाले अमोनिया की फॉर्म में करते हैं, जो पक्षी हैं रेप्टाइल्स हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं, और जो जानवर मनुष्य हैं वो यूरिया की फॉर्म में करता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्वानिन की फॉर्म में भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, और उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। वैसे हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट ये वाला नहीं है, वो भी एक्सक्रीट आउट करता है CO2 को। हमारी त्वचा ये भी उत्सर्जी अंग है, और ये क्या उत्सर्जन करती है, तो ये स्वेट यानी पसीने का उत्सर्जन करती है। बट अगर पूछा जाए नाइट्रोजनस वेस्ट कौन एक्सक्रीट आउट करता है, तो हमारा फिर पूरा सिस्टम है जिसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं किडनी को। ठीक है, किडनी, उसके साथ साथ किडनी आएगा, उसके यूरेटा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, एंड आपका फाइनली यूरेथ्रा। ठीक है, ये 4 ऑर्गन्स आते हैं, और किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो हम इसके ज़रिए करते क्या है, अपने पूरे ब्लड को फिल्टर करते हैं। हमारे ब्लड के अंदर यूरिया होता है, तो उस गंदगी को छानने का काम करता है किडनी। ठीक है, ये सारी बातें अच्छे से आपको याद रखना है, और मैंने आपको ये पहले बताई भी हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, देन आपका आंसर होगा लीवर। लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, बट यूरिया को ब्लड से अलग करने का काम किडनी करेगा। डन। चलिए, आपके पास एक पर्टिकुलर डायग्राम दिया गया है, द फॉलोइंग फिगर शोज द राइट ह्यूमन किडनी। ठीक है, एक दायां आपको गुर्दे का एक ये चित्र दिया गया है। एट विच पॉइंट डज द यूरेटर एग्जिट द किडनी, यानी कि यूरेटर जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी, जहां से यूरिन जाएगा, ठीक है, जो किडनी से होता हुआ जाएगा, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कौन से बिंदु पर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पर्टिकुलर इस बिंदु पर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 पॉइंट पे होगा। तो यहां से देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर यहाँ पे दूसरा किडनी बना दें तो फिर यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, Why do plants lack a defined excretory system like kidneys in mammals? पादप में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन मौजूद क्यों नहीं होता है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन को रीड करें, जस्ट ए मिनट।
चलिए ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अर्जेंट कुछ काम था। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करें, क्या कहता है। बैटरी भी चलो हो जाएगी ये वाली क्लास। तो देखो क्वेश्चन क्या था, वाई डू प्लांट्स लैक ए डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक किडनीज इन मैमल्स। ये कहता है कि पादपों में, जैसे हम मैमल्स हैं ना, तो मैमल्स के अंदर क्या है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और मतलब जिसके अंदर किडनी काम करता है। तो ये कहता है कि ऐसा प्लांट्स में क्यों नहीं है। ठीक है, देखो बिकॉज दे एक्सक्रीट थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। सेकंड कहता है बिकॉज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, क्योंकि पादप अपशिष्ट सामग्री का उत्पादन नहीं करते। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि करते हैं, गोंद है, रेजिन है, लेटेक्स वगैरह, तो ये सब उसका अपशिष्ट पदार्थ ही तो है, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड है बिकॉज प्लांट्स प्रोड्यूस ओनली गैसेस वेस्ट विच डिफ्यूज आउट, ये भी गलत है, क्योंकि ये कहता है सिर्फ गैसेस पदार्थ को का ही क्या करते हैं निर्माण, और उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। नो डाउट गैसेस भी, जैसे कि CO2 है, ऑक्सीजन है, ये गैसेस जब बनती हैं इनको भी तो एक्सक्रीट आउट किया जाता है ना। ठीक है, बट ये इसका राइट आंसर नहीं है, इसने बोला कि सिर्फ गैसीय अपशिष्ट ही प्रोड्यूस करता है। डी कहता है बिकॉज प्लांट्स लैक ए सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि पादप में परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। ऐसा कोई भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, राइट आंसर आपका रहेगा दे एक्सक्रीट थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि तना है, छाल है, इसकी फॉर्म में करेगा। उसके अलावा कई वेस्ट, जैसे जब पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं उस फॉर्म में। तो ये तरीके हैं कि प्लांट के द्वारा वेजिटेटिव जो भी उनके पत्तियां हैं, तना है, छाल है, इस माध्यम से वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हाउ इज यूरिया रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिम वृक्क हमने कई बार बात करी है, अगर पर्टिकुलर किसी की किडनी सही से काम नहीं करती है तो फिर क्या होता है, हम बाहर से डायलिसिस करवाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाएगा, बाय ऑस्मोसिस परासरण के द्वारा, बाय फिल्ट्रेशन, बाय एंजाइमेटिक एक्शन, या फिर बाय एब्जॉर्प्शन। तो हम जानते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर होता है तब तो क्या होता है, फिल्टर किया जाता है ब्लड को, ग्लोमेरुलस बॉमन कैप्सूल, फिर उसको फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है बाय PCT एंड DCT एंड लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और उसके बाद में पर्टिकुलर नलिका के अंदर स्टोर, और फिर वहाँ से जो भी यूरिन वगैरह है वो आपके यूरेटर से होके ब्लैडर एंड फिर यूरेथ्रा। ठीक है, तो देखिएगा, बट यहाँ पे फिल्ट्रेशन तो होगा नहीं, यहाँ पे होता है ऑस्मोसिस। यहाँ पर परासरण के द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इसको क्या किया जाता है, छाना जाता है, यानी कि फिल्टर किया जाएगा, या यूरिया को ब्लड से अलग किया जाता है। क्लियर, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है। ऑप्शंस है यूरिक एसिड, सेकंड है अमोनिया, थर्ड है लैक्टिक एसिड एंड फोर्थ है यूरिया। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अमोनिया का उत्सर्जन जो हमारे जलीय जीव हैं वो करते हैं, और अमोनिया सबसे विषैला है। ठीक है, उसके अलावा यूरिक एसिड की बात करते हैं तो जो पक्षी हैं और जो आपके सरीसृप वगैरह हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, यूरिया की बात करेंगे तो मनुष्य यूरिया की फॉर्म में करता है, परंतु ध्यान रखिएगा लैक्टिक एसिड जो है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन पता है कब होता है, हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं ना, कि हमारा जो बॉडी है वो ग्लूकोज से क्या लेता है, एनर्जी लेता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ग्लूकोज जो है जब वो ब्रेक डाउन होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर बदल जाता है। ठीक है, और ये प्रोसीजर सेम रहता है एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन के अंदर।
उसके बाद में चाहिए होता है ऑक्सीजन। देखो एरोबिक होता है अवायवीय श्वसन, एरोबिक नहीं वायवीय श्वसन, और एन एरोबिक होता है अवायवीय श्वसन। एरोबिक का मतलब वायु की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना, और आपका एन एरोबिक है मतलब वायु की अनुपस्थिति के अंदर रेस्पिरेशन होना, श्वसन होना। क्लियर? तो होता है क्या, फर्स्ट स्टेप तो दोनों के अंदर समान है, ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप के अंदर जो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो सेकेंड प्रोसीजर के अंदर पायरुवेट को अगर सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो क्या बनाता है, CO2 और लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो ये पता है कहाँ पे, जैसे कि आपने कई बार देखा है ना कि आपको जब बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आप जब वार्म अप कर रहे हैं या फिर जब भी आप कुछ भी एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, उछल कूद कर लिया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो उस टाइम पे आपके बॉडी के अंदर पेन होने लगता है। ये आपने देखा होगा पर्टिकुलर उस पार्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सही से सप्लाई नहीं होगी और पायरुवेट लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो लैक्टिक एसिड हमें थकान देता है, थकावट का अनुभव करवाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पायरुवेट बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, बॉमेन कैप्सूल इनक्लोजेस, बॉमेन कैप्सूल डैश को ढके रहती है, ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन या फिर प्लेटलेट्स। तो हमने देखा था एक बॉमेन कैप्सूल एक प्यालीनुमा संरचना होती है, उसके अंदर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, पतली पतली कोशिकाएं जो पूरा ब्लड छान देती हैं। छानने में उसमें सिर्फ प्रोटीन रहता है और ब्लड आपकी कणिकाएं रहती हैं, उसके अलावा सारा ब्लड छन जाता है जिसके अंदर पानी, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस को ढकने का काम कौन करता है, बॉमेन कैप्सूल। तो राइट आंसर रहेगा, आप ऐसे बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर बॉमेन कैप्सूल है और इसके अंदर रहेगा आपके पास कोशिकाओं का गुच्छा। ठीक है, इसको बोला जाता है केशिका गुच्छ बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एन अडल्ट ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ, एक वयस्क मानव मूत्र डैश, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लगभग इसके अंदर ना 95% तो क्या होगा, वाटर होगा। हम जब भी यूरिन की बात करेंगे 95% क्या होता है, वाटर। 2.5% के आसपास यहाँ पे रहेगा यूरिया और 2.5% कुछ अन्य चीज़ें रहेंगी, जैसे कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं, उसके अलावा क्रिएटिनिन है, या अगर किसी को पर्टिकुलर कोई डिजीज़ है तो उस मतलब जैसे कि अगर किसी की बॉडी से ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, कोई प्रोटीन बाहर आ रहा है, अमीनो एसिड्स, तो इट मीन्स उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि यूरिन से भी तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी नंबर ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। अब देखिएगा बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, 85% वाटर, 2% यूरिया और 2% क्रिएटिनिन। तो ये तो चलो ठीक है, क्रिएटिनिन भी हो सकता है, यूरिया भी रहेगा, पर पानी की मात्रा इतनी कम नहीं होगी, पानी लगभग 95% होता है। सेकेंड देखिएगा, 95% वाटर है, 2% यूरिया, 2 से 2.5% के आसपास हो सकता है, 2% अमोनिया, ये गलत हो जाएगा। ह्यूमन जो है या मनुष्य जो है वो अमोनिया तो एक्सक्रीट आउट ही नहीं करता है, वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपका ये भी गलत था, तो राइट आंसर आपका रहेगा डी नंबर ऑप्शन। बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है, विच मेडिकल टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट stones in kidney and gallbladder, which is also used for examining the fetus during pregnancy। इसने बोला है कि किडनी और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली, इन दोनों के अंदर स्टोन का पता लगाने के लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और ये वही टेक्निक है जो प्रेग्नेंट लेडी में जब बच्चा या फीटस होता है उसकी जांच करने में किया जाता है। बच्चा हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो बाहर नहीं आ जाता है, गर्भ के अंदर उसको क्या बोलेंगे, फीटस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका रहेगा, इसको बोला जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड
करवाते हैं ना अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इसके अंदर हम मतलब साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के तहत हम ये पता करते हैं कि हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, उसकी बीट्स को चेक किया जाता है। एमआरआई क्या होता है, एमआरआई पर्टिकुलर ऑर्गन का किया जाता है जिसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करके डायग्नोस किया जाता है कि पर्टिकुलर उस बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या दिक्कत है, यानी बीमारी का पता लगाने के लिए हम एमआरआई का इस्तेमाल करते हैं। एंड आपका इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, अगर हमें हार्ट का इमेज प्राप्त करना है तो हम इकोकार्डियोग्राफी बनाते या इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अब बहुत अच्छे से याद रखें। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट टॉक्सिक ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, निम्न में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजनस युक्त अपशिष्ट है। यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा या सबसे कम कौन सा नाइट्रोजनस मतलब टॉक्सिक आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है। आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा यूरिक एसिड, ठीक है। देखो क्रिएटिन का फॉर्मेशन तब होता है जब आपकी बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन करती है, तब एक प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है, क्रिएटिनिन है। ये भी नॉर्मल है अगर यूरिन के अंदर मिल रहा है, ठीक है। यूरिया भी टॉक्सिक है, अच्छा ये दो आगे क्रिएटिनिन, ठीक है, बट राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन, यूरिक एसिड। बताइए, चलें आगे। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बॉडी, अगर यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन मिल रहा है, नॉर्मल है, कोई सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, वो भी नॉर्मल रहेगा, यूरिया है नॉर्मल है, पानी नॉर्मल है। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, देन वो एबनॉर्मल है, ठीक है, यानी इट मीन्स बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, डायलिसिस इज यूज व्हेन ए पेशेंट है सीरियस ट्रबल विद, डायलिसिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या होती है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का किडनी सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उस समय पे, क्योंकि ब्लड को छानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस समय पे डायलिसिस किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, अगर किडनी सही से वर्क नहीं करती हैं तब किया जाता है। ह्यूमन के अंदर दो किडनीज होती हैं या एक किडनी का पेयर होता है, याद रखिएगा, दोनों में से अगर दोनों खराब हो जाती हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह लेता है, मतलब रह सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आपको किडनी को सेफ रखना है, आप चाहते हैं किडनी अच्छे से वर्क करती रहे, तो पानी की मात्रा सही रखें, ठीक है, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सेस में पी रहे हैं। अभी का मौसम जो है 3 से 4 लीटर तो मिनिमम है, इतना पानी तो आप पिएं, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी लगभग 70% वाटर से ही बना हुआ है, तो हमारे हर फंक्शन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और किडनी जिस दिन आप पानी वानी सही से नहीं पियोगे तो यूरिन का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा, येलो सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं किडनी सही से काम करे तो पानी अच्छे से पिएं, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द बॉमेन कैप्सूल फाउंड, निम्नलिखित में से किस अंग में बॉमेन कैप्सूल पाया जाता है। तो ये तो देखो अभी हम जानते हैं कि हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर मेन ऑर्गन हमारा कौन सा है, किडनी। और किडनी में ध्यान रखिएगा, किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन, या किडनी की जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नेफ्रॉन।
बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेफ्रॉन क्या है, तो ये हमारी किडनी की बेसिक यूनिट है, यही ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। और फिल्ट्रेशन कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस, बॉमन कैप्सूल, उसके बाद में पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा किडनी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डैश फॉर्म ए कॉमन passes for both urine and sperm in human males। मानव पुरुष में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या हम इसे यूरेथ्रा कहेंगे, ओविडक्ट, यूरेटर, या फिर वास डेफरेंस, शुक्रवाहिका? तो राइट आंसर क्या होगा, यूरेथ्रा, क्योंकि मेल जो है उनके अंदर एक कॉमन पाथ रहेगा जहां से स्पर्म का इजैकुलेशन होगा और जहां से यूरिन पास किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, यूरेथ्रा है। ठीक है, जबकि फीमेल के अंदर दोनों पार्ट्स अलग अलग रहेंगे। ओविडक्ट या डिंब वाहिनी, या इसी को ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ये वो नलिका है जो ओवेरी से क्या करेगी, यानी ओवेरी से जब अंडा इसके अंदर आ जाएगा तो ये फिर यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है एग को। और ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। यूरेटर, तो यूरेटर मूत्र नलिका है। ठीक है, वास डिफरेंस, ये वो आपकी नलिका है जो क्या काम करती है, जो स्पर्म को कहां तक, यूरेथ्रा तक लाने का काम करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो। प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होती है किडनी, स्कॉटम, यूरिनरी ब्लैडर या फिर पेनिस। तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न पूछा गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि मेल्स के अंदर रहेगी और जो स्पर्म के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, साथ ही मेल्स को यूरिन इन्फेक्शन होना या जो भी ये जननांग है इनके अंदर इन्फेक्शन होने से भी बचाती है। और ये कहाँ मिलेगी, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चले आगे। हाँ जी बोलो, चले नेक्स्ट देखो। अब हम लोग यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि यहाँ से उत्सर्जन तंत्र से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी प्रणाली। हमारे बॉडी में ना, जैसे कि कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो जूस को सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हार्मोन एंड जूसेस दोनों को सिक्रीट करते हैं। इनको बोला जाता है ग्लैंड्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ग्लैंड्स, और इसी को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथि है ये होती है दो प्रकार की, एक तो है एंडोक्राइन जिसको अंतःस्रावी कहा जाता है, और दूसरा है एक्सोक्राइन जिसे बहिस्रावी कहा जाता है। एंडोक्राइन जो है ये हार्मोन को एक्सक्रीट आउट करेगी। ठीक है, और ये आपके जूसेस या एंजाइम्स को ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, ये आपके डाइजेशन के अंदर यानी कि पाचन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर आपको ध्यान रखना है डक्ट पाई जाती हैं, यानी कि नलिकाएं पाई जाती हैं। इनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती है, ये सीधा अपना जो प्रोडक्ट है वो ब्लड में भेज देती हैं। क्लियर, ये छोटी छोटी बातें जो आपको यहाँ से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है 438 डैश एड इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा के पाइसीकरण में कौन सहायता करता है? देखिएगा, हमारे भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी आपने जैसे ही खाना मुंह के अंदर रखा वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में लारीय ग्रंथियां होती हैं, मतलब जिसके से लार निकलती है, और लार में होते हैं एंजाइम जो भोजन का पाचन शुरू कर देते हैं। वसा का पाचन सबसे लास्ट में होता है, और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा
कि वसा, जब भी आप फैटी चीज़ें खाओगे आपको भूख थोड़ा लेट लगती है, क्योंकि पाचन अगर लेट होगा, एनर्जी लेट मिलेगी, तो जल्दी से भूख कैसे लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वसा के पायसीकरण के अंदर कौन हेल्प करता है, बाइल जूस करता है। कौन करेगा, बाइल जूस करेगा, जिसको यहाँ पर पित्त लवण कहा गया है, या आप इसे पित्त रस भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। और अगर बात करेंगे कि ये स्टोर कहाँ पर होता है, तो स्टोर की बात करेंगे तो गॉल ब्लैडर, ठीक है, यानी कि पित्ताशय, पित्ताशय के अंदर ये स्टोर रहता है। और इसका निर्माण कौन करता है, लीवर इसका निर्माण करता है। हमें लगता है बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करता है, आंसर आपका होगा लीवर करता है। बट हमें बहुत बार लगता है अच्छा पित्ताशय करेगा, नहीं, पित्ताशय यानी कि ब्लैडर, ब्लैडर मतलब ये तो स्टोरेज का काम करता है। लीवर ने जितना भी पित्तरस बनाया, कुछ काम मतलब कुछ तो कहाँ पे चला जाएगा, कुछ आपका चला जाता है वसा को डाइजेस्ट करने में, और बाकी जो है स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वसा का जब पाचन होता है पित्तरस के द्वारा, उसे पायसीकरण कहते हैं या उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा। ट्रिप्सिन, अब देखो विटामिन के यहाँ पे पता नहीं क्या दिया गया है इसको, ठीक है, ट्रिप्सिन जो है ये आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, HCl जो है ये आपको स्टमक के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि अमाशय में देखने को मिलता है। ये भी अगेन, ये भी आपको अमाशय में देखने को मिलेगा, और ये प्रोटीन का पाचन करता है। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो HCl है वो किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करेगा आपके फूड का। आपका खाना जैसे ही आपके पेट में जाएगा तो ये रिलीज होगा, और ये पेट के अंदर जो प्रोटीन है पेप्सिन और रेनिन, उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, उनको कहेगा उठो और जो भी यहाँ पे खाना आया है इसके अंदर जो भी प्रोटीन है इसको फटाफट से डाइजेस्ट करो। ठीक है, पेट के अंदर आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह के अंदर होता है, पेट में रहेगा प्रोटीन का पाचन, और उसके बाद में खाना आपका चला जाता है छोटी आंत में। तो फाइनली जो भी सारा पाचन होगा फाइनल वो कहाँ पर होगा, छोटी आंत में होगा। ये जो मैंने आपको बताया पेट के अंदर पाचन और मुंह के अंदर पाचन, ये पार्शियली होता है, आंशिक होता है, कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन तो छोटी आंत में जाकर ही होगा। क्लियर, चलिए जस्ट ए मिनट, मुझे बैटरी चेक करने दो। चलो, ऑल गुड। Which of the following is are not an endocrine gland in our body? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स। ध्यान रखिएगा जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां वो हार्मोन को रिलीज करती हैं, उनके अंदर कोई नलिका नहीं पाई जाती है, सीधा हार्मोन को ब्लड में भेज देती है। ब्लड आपकी नस, आपकी जो नाड़ियां हैं उनके अंदर बहता है, इसीलिए इस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी अंदर की तरह, अंदर की तरफ ही क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होगी, ये हमारे गले में जो ट्रैकिया है, श्वास नली, इसके दोनों ओर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में होती है, इससे सबसे ज़्यादा हार्मोन निकलते हैं और ये सभी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पूछा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड, अभी हमने देखा ना किडनीज को, देखो नाम में ही है अधिवृक्क, यानी दोनों किडनीज के ऊपर आपको देखने को मिलती है ये ग्लैंड। ठीक है, परंतु लारीय ग्रंथियां ये हमारी अंतःस्रावी नहीं है, ये एक्सोक्राइन है, क्योंकि ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, चलो बाह्यस्रावी में देखो कैसे होगा, जैसे कि हमारे लैक्राइमल ग्लैंड, आंसू बाहर निकलते हैं, इनका एक्सक्रीशन बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बट ब्लड में मिक्स नहीं होगा, इसीलिए बहिस्रावी। लार मुंह के अंदर है,
एंजाइम्स सिक्रेट करेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे ऑयली ग्लैंड्स, जिससे हमारी फेस पे या बॉडी पे ऑयल आ जाता है ना, वो भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। लीवर बहिस्रावी है। उसके अलावा अमाशय, इसके अंदर भी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम्स को स्क्रीट आउट करेंगे, ठीक है। अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, दोनों ही टाइप की ग्लैंड का वर्क करता है। आगे चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो, यहाँ पे ना दो प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, एक तो लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, और एक आपका होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन जो है ना वो किसका सिक्रेशन, सॉरी किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। और लाइसोजाइम आपको आंसू में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और लाइसोजाइम का काम होता है कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया खाने के साथ आपकी बॉडी के अंदर आ गया है मुंह के अंदर, तो उसको किल करने का काम करता है लाइसोजाइम। नेक्स्ट देखिएगा, डैश द ग्लैंड विच हैंग्स बाय ए थिन स्टॉक फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाइपोथैलेमस से पतली डंठल से लटकी डैश ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, मास्टर ग्रंथि जो बाकी सभी ऑर्गन से रिलीज होने वाली जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करती है। जैसे हमारे क्लासरूम में इतने सारे बच्चे होते हैं, कंट्रोल करने का काम मास्टर करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, या हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। बट ध्यान रखिएगा, इस पे कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको बोला जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये नाम किसका है, तो ये आपका है सुपर मास्टर ग्लैंड। किसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो मास्टर को जो कंट्रोल करेगा उसको हेड मास्टर या सुपर मास्टर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्यों में बोनेपन के लिए कौन जिम्मेदार है। देखो, हार्मोन्स का काम होता है आपकी बॉडी की ग्रोथ करना, ठीक है, आपकी बॉडी का विकास करना, मेटाबॉलिज्म को सही करना, आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होने हैं, हड्डियों का विकास होना है, ब्रेन का सही से डेवलपमेंट होना है, ये सब काम कौन करता है, आपके हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन्स भी होते हैं, मेल में अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे। मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये सभी हार्मोन्स ना आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये सही से वर्क नहीं करते हैं तो डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर इसके द्वारा एक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन होता है, और ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अगर कम रहेगी तो इंसान बोना हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बोनेपन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जिम्मेदार है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है तो इंसान बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, जस्ट लाइक खली, देखा है ना, मतलब हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शरीर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से सिक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और एड्रेनलिन आपका जो हार्मोन है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ग्लैंड्स हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार अगर हमारा किसी से झगड़ा हो रहा है या फिर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड करेगी। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन। पीनियल ग्लैंड क्या काम करती है, इससे सेरोटोनिन और मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, आपको एक अच्छी नींद के लिए उत्तरदायी है, आपको सही से नींद आना वो इसी की वजह से। नींद अगर अच्छी आएगी तो मूड अच्छा रहेगा, तो नींद और मूड के लिए पीनियल ग्लैंड आपका रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा, अगर आप टाइम से सोते हैं तो आपकी नींद टाइम से आप उठ भी जाओगे, तो ये काम भी कौन करता है, पीनियल ग्लैंड। तो ये हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, यानी कि आपको अनदर कोई
अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टाइम से सोए तो ये टाइम से आपको उठा भी देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रिपेयर एन एनिमल फॉर फ्लाइट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है। आपने देखा होगा ना, जैसे कि कोई पक्षी है, आप उसके पास जाओगे तो वो झट से उड़ जाता है, आप थोड़ा सा भी उसके नज़दीक है ना फटाफट से उड़ जाएगा, क्योंकि ग्लैंड है जिसको हम लोग फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। मतलब करो या मरो के नाम से भी, मतलब करो या उड़ो, या उसके अलावा हम इसको 3F भी बोलते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, एंड आप इसको 4S भी कहते हैं। तो इस ग्लैंड का नाम क्या है, तो ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड। वही जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पीछे कोई डॉग पड़ गया है या हम बहुत ज़्यादा किसी ट्रबल के अंदर हैं, तो ये ग्लैंड हमें अलर्ट कर देगी कि फटाफट से उठो, या तो मरो या फिर करो, ठीक है। या तो आप यहाँ पे पड़े रहो और आपको खा जाएगा डॉग, या फिर आप भागो। तो उस कंडीशन में अगर हम कभी नहीं भी तेज़ी से भागे होते हैं तो हम बहुत तेज़ी से भागते हैं। उसके अलावा फ्लाइट के टाइम पे या फिर कभी भी आपको डर लग रहा है, उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है, मतलब इमरजेंसी हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सब इमरजेंसी के अंदर इन सबको रिलीज करती है इन हार्मोन्स को, और आपको एक अलर्ट मोड में ले आएगी और फिर बाद में काम भी करेगी। यानी जो भी आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा है उसको काम करने का काम, या उसको कम करने काम यानी शांत करने का काम और कम करने का काम भी एड्रिनल ग्लैंड ही करती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये आपके बॉडी के विकास के लिए, आपके बालों, नाखून, हड्डियों के विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको आंसर बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे पास एक ऐसा एक ऑर्गन है जो मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। जो मिक्स्ड ग्लैंड है यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय जो है ना, इसकी आती है बीटा सेल। इन बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन। और एक और सेल आती है अल्फा सेल, इससे रिलीज होता है ग्लूकेगॉन या ग्लूकागॉन, ठीक है। क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर, और फिर वो ग्लाइकोजन आपकी मसल्स, आपके लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। और वही जब आपके बॉडी को फिर से रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो ग्लूकागॉन जो है वो उसको फिर से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो शरीर है ना, वो ग्लूकोज से ही तो एनर्जी लेता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म जो है आपका ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में होता है, और उसी से हमारा शरीर एनर्जी लेता है। तो इसीलिए अगर पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है, आंसर होगा अग्नाशय, क्योंकि ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन सही से वर्क नहीं करेगा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम्स वगैरह इन सबको मैनेज करने का काम करती है। इसको T4 और T3 ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी इज लोकेटेड। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कहाँ पर स्थित होती है। तो राइट आंसर होगा, ये हमारे ब्रेन के अंदर होती है, खोपड़ी के अंदर होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है, खोपड़ी के अंदर होती है। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ब्रेन में होती है, पीनियल ग्लैंड जो है वो भी ब्रेन के अंदर ही होती है। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी आपके बॉडी
बॉडी का सही से मोमेंट होना, यानी कि अगर मैं कुछ हाथ पांव हिला पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, जस्ट लाइक मेरी रीढ़ की हड्डी सही से वर्क कर रही है। उसके अलावा अमाशय जो है ये आपका अमाशय रहेगा, ठीक है। चेस्ट के अंदर यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है? थाइमस ग्लैंड, जो आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम देती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता देने का काम कौन करती है? थाइमस ग्लैंड करती है, जो कहाँ पर होती है? ये आपके चेस्ट पे होती है, गुलाबी से रंग की। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड अपना काम करना धीमा कर देती है, यानी कि ये ग्लैंड एक तरीके से खत्म होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं एड्रिनल, पिट्यूटरी, पीनियल या फिर लीवर। तो राइट आंसर होगा लीवर, क्योंकि लीवर क्या है? लीवर आपका एक्सोक्राइन है, क्योंकि ये किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है, और जो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? लीवर, क्योंकि लीवर पाचन में सहायता कर रहा है। तो लीवर एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लीवर कैसा है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी ग्लैंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इनसे सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, और बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अब हमारा शुरू हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इस सिस्टम से आपका जो लास्ट वाला सिस्टम था, इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और अभी हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। कई बार ना, जैसे कि मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि रेस्पिरेशन का असली मतलब क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि सांस लेना इन सांस छोड़ना, इसी को ही हम श्वसन कहते हैं। बट ये गलत है। सांस लेना सांस छोड़ना जस्ट इसका एक पार्ट है, इसका एक प्रोसीजर है, बट मेन जो मतलब है वो है ग्लूकोज से जब हम एनर्जी लेते हैं तो वही आपका क्या है? रेस्पिरेशन है। हमें जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, हम इनहेल इस वजह से करते हैं कि हमें ऑक्सीजन सही से मिले, बट ऐसा नहीं है कि हमारा नाक जो है सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेगा, नहीं। आप जब इनहेल करते हैं, एनवायरनमेंट में जो भी गैसेस होती हैं सब आप इनहेल के साथ ले लेते हो, और फिर आप एक्सेल करते हो। तो जो ऑक्सीजन जाती है, लंग्स उनको क्या करेगा? CO2 और O2 का एक्सचेंज करेगा, और बाद में ऑक्सीजन को आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, और उससे फिर हमारी कोशिकाएं एनर्जी लेती हैं। एनर्जी कैसे लेंगी? ग्लूकोज का होगा ऑक्सीकरण, जिससे आपको मिलती है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन का मेन मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमें मिलेगी एनर्जी, और हमारे फूड का होगा ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, व्हाट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द एयर पासिस फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? हमारे गले में ना एक पाइप है जिसका नाम है विंड पाइप, या जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या है? विंड पाइप, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो विंड पाइप है इसके चारों ओर इस प्रकार से छल्ले नुमा एक संरचना होती है जिसका नाम है कार्टिलेज। जिसका नाम क्या है? कार्टिलेज। अब देखो, जो हड्डी होती है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, कार्टिलेज उसी का ही फॉर्म है, बट ये सॉफ्ट होता है। कई बार अगर आप ज्यादा एयर ले लो तो ये तो पाइप फूल जाएगी, या फिर कम एयर लोगे तो पिचक जाएगी। तो कार्टिलेज इसको हेल्प करता है ज्यादा फूल के फटने से और पिचकने से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? कार्टिलेज। तो हमारा ये जो वक्ष है ना, यहाँ पे होती है पसलियां, ठीक है। तो ये इनके ऊपर भी कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। रीड स्पाइन आप जानते हैं तो हड्डी है, और ट्रैकिया ये हमारी श्वास नली है। बट श्वास नली में, या आप बोल सकते हैं वायु मार्ग को नष्ट होने से कौन बचाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? कार्टिलेज करेगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, how will the plant be affected if the rate of respiration becomes more than the rate of photosynthesis?
श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो दो प्रोसीजर हैं, एक तो है फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए फूड बनाएंगे, अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और सेकंड प्रोसीजर है श्वसन, श्वसन भी करते हैं जिसके ज़रिए वो खुद एनर्जी लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि श्वसन की दर अगर फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा हो जाए, यानी कि प्लांट श्वसन ज़्यादा करें और फोटोसिंथेसिस कम करें, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। सेकंड है, पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन संग्रहित करेंगे। थर्ड है, पौधे का विकास धीमा हो जाएगा। एंड फोर्थ है, अधिक ऊर्जा उत्पादन की वजह से पौधों के विकास में वृद्धि होगी। देखिए, अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, देखो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए भोजन अपना खाना बनाते हैं और श्वसन के दौरान जो खाना बना है उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे एनर्जी मिलती है। अगर श्वसन ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो फूड तो बन ही नहीं पाया ना। अगर आपका श्वसन ज़्यादा होगा, भोजन की कमी हो जाएगी और पौधा सूख जाएगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। समझ पाए? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए खाना बनेगा और श्वसन वो ज़रिया है जिससे खाने से एनर्जी मिलेगी। अगर खाना ही नहीं होगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी, पोषण कैसे होगा? तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पौधे के पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है क्वेश्चन बहुत अजीब सा अटपटा सा है, बट अगर आप उसको सारा अच्छे से रीड करोगे ना तो आप देखोगे कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो ऐसा मतलब देखते ही आपको ऐसे छोड़ नहीं देना है कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आप जब यहाँ पे नॉर्मल ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तब तो आपको वो सारा ही क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और समझना है। ऐसे जब आप बार बार क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिस होगी, तो माइंड भी उसके हैबिचुअल हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनको किस तरीके से डील करनी है। हर बार फिर आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से क्वेश्चंस को समझ जाएंगे और उससे टाइम सेव होता है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि पेपर में जाने से पहले आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस MCQ और PYQ लगाए होने चाहिए, वो इसी वजह से। फर्स्ट टाइम करोगे नो डाउट समझ में नहीं आएगा और गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बट बार बार रिपीटेशन होगा तो उससे आपको बहुत मतलब एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और फिर जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप। पहले चरण के आरंभ में एरोबिक और एनएरोबिक, एरोबिक का मतलब है वायवीय जो वायु की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक का मतलब है अवायवीय जो वायु की एब्सेंस यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होना। तो इनमें कौन सा सामान्य उत्पाद उत्पन्न होगा, आपको फर्स्ट स्टेप के बारे में बताना है। पायरुवेट, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड या फिर वाटर। तो हमने बहुत बार देख लिया है, फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर बदलता है जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। अब वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो फिर वो चाहे एनएरोबिक हो, फर्स्ट स्टेप तो देखो दोनों में ही सेम रहेगा। और ये मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देगा, बट सेम यही क्वेश्चन इसने बहुत बार अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा जिसमें पायरुवेट का निर्माण होगा। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो आपका पायरुवेट किस में बदलेगा, तो वो बदल जाएगा CO2 में, पानी में और एनर्जी में। और वही अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एथेनॉल बन जाएगा। उसके अलावा लैक्टिक एसिड वगैरह इन सब का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ब्रीदिंग होल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं मैन, फिश,
अर्थवॉर्म या फिर कॉकरोच। अब देखिएगा यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मनुष्य जो है वो सांस लेता है फेफड़ों के द्वारा, जिन्हें लंग्स कहा जाता है। जो जलीय जीव हैं वो लेते हैं गिल्स के द्वारा, जिन्हें गलफड़े कहा जाता है। बट कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्किन से, त्वचा से भी सांस लेते हैं, जैसे कि कछुआ वगैरह हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे केंचुआ वगैरह जो है, केंचुआ, मेंढक, ये स्किन से लेंगे। परंतु अगर मैं बोलूं कि जिनके अंदर होल्स पाए जाते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं, तो वो है आपका कॉकरोच। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग जीव जंतुओं में कि वो किस प्रकार से उनके अंदर सांस की प्रक्रिया या ब्रीदिंग किया जाता है, ठीक है। तो आज की डेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसी टॉपिक के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर आप पहले अपना टॉपिक क्लियर करें, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद में प्रैक्टिस करें। फिर भी इशू लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से क्वेश्चंस को करें, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बुक अगर परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।